Hello student, today we discuss remaining part of number of phase cells in the energy range E and E plus DE। तो इस लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट है जहाँ पर वो वैनिश हुआ था उसी के बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर ऑफ फेज सेल्स क्या होंगे, उसकी अगली प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये सब टर्म को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए, कल एक फार्मूला मिला था जिस फार्मूला में हम लोग फाइंड किए थे नंबर ऑफ फेज सेल्स, इसका वैल्यू आया था 2 पाई भी 2m/h² का पावर 3/2 ई का पावर 1/2 और डी ई। ये एक रिजल्ट एक्सप्लेन हुआ है, ये एक फार्मूला मिला है। मान लीजिए कोई भी इक्वेशन हो, इतना टर्म मिला है, इसको नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स या माइक्रो स्टेट्स या फेज सेल्स इन ए पार्टिकुलर एनर्जी रेंज ये मिलता है। तो देखिए, दिस इज द expression of number of phase cells in a particular energy range E and E plus DE। अब देखिए, ये इक्वेशन था, इसमें थोड़ा सा हम लोग और इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे फॉर दोज particles whose spin are degeneracy are considered तो देखिए, इसमें स्पिन या डिजेनरेसी का मतलब होता है कि पार्टिकल फिक्स नहीं है कि एक सिंगल पोजीशन पर ही रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोज पार्टिकल हुज स्पिन आर डिजेनरेसी आर कंसीडर्ड एबव फार्मूला इज इम्प्रूव्ड एज। देखिए, उसमें इम्प्रूव किया जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2s, ये s है, 2s plus 1, वेयर ये क्या है इसका मीनिंग बताना है यहाँ पर। वेयर s इज स्पिन डिजेनरेसी, स्पिन डिजेनरेसी दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो s इक्वल टू होता है 1/2। इसी तरह किसी भी पार्टिकल के लिए लिया जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है स्पिन अप जाता है और स्पिन डाउन, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन पोजीशन में रहता है। तो ये है स्पिन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, जब हम लोग थियरी पढ़ते हैं तो सभी के लिए पढ़ते हैं कि क्या होगा,
जैसे कोई पार्टिकल है, सपोज कीजिए कि आप जमीन पर हैं, खड़े हैं इस तरह से, तो एक आपका एनर्जी स्टेट है, ये एक सेल में आप रहेंगे, माइक्रो स्टेट आपका होगा, तो ये आपका सिंगल स्टेट होगा। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन अप और स्पिन डाउन के कारण वो या तो ऊपर जाएगा और नहीं तो नीचे जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि ये स्टेट ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी है और नीचे आने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये अपना स्टेट चेंज करता रहेगा, जैसे हाफ स्पिन आगे बढ़ेगा तो हाफ स्पिन पीछे ऐसे जाएगा। तो कभी एक्साइटेड स्टेट में होगा यानी हायर एनर्जी में होगा, कभी लोअर में होगा। तो ये एक साथ दो स्टेट एक्वायर करने की इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है। तो पोलराइजेशन पार्टिकल, स्पिन पार्टिकल के लिए डिजेनरेसी टर्म बनाया गया है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो उस डिजेनरेसी को कहा जाता है 2s+1। तो इस डिजेनरेसी में देखिए, जैसे हम लोग लेंगे 2s+1 का मान होगा 2 × 1/2 + 1 = 2, यानी ये दो स्टेट को गेन करेगा। तो इस फार्मूला में 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, फोटान के लिए। फोटान पोलराइज पार्टिकल होता है, पोलराइज स्टेट में रहता है, तो एक्साइटेशन उसमें हमेशा कंटिन्यूअस बना रहता है। तो इसमें डिजेनरेसी टर्म लिया जाता है 2s+1। आपके कोर्स में यही यूज होगा। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन, जैसे सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो यही फार्मूला उसमें भी आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। डिजेनरेसी का मतलब होता है एक ही साथ या एक ही स्टेट को हम लोग कई स्टेट में बांट दे, तो वही स्पिन डिजेनरेसी होता है, इतना लेते हैं। तो इसी तरह से पोलराइजेशन डिजेनरेसी होता है, तो वो अभी आप लोगों के लेवल में नहीं है। इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए आप लेते हैं 2s+1, जहाँ s हाफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन की डिजेनरेसी 2 होगी, यानी एक साथ वो दो स्टेट में जाने के लिए प्रोबेबल होगा। आइदर स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन होगा, तो दो एक साथ, या तो ये यहाँ पर है तो नीचे जाएगा और नहीं तो ऊपर जाएगा, कंटिन्यूअस इसका मोशन होता रहेगा, तो ये ओवरलैप करेगा। तो इसके लिए डिजेनरेसी होता है 2। तो इसमें हो जाएगा, देखिए 10 GeDE = 2 × 2πV 2m h² का पावर 3/2 e का पावर 1/2 और DE। इतना के स्थान पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लिख देंगे, यहाँ पर लेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, इतना हो जाएगा। दूसरा है फॉर एनी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन भी हो कोई भी हो, एनी पार्टिकल्स GeDE का मान होता है 2s+1, 2s+1 और 2πV 2m/h² 3/2 और DE। इतना होगा किसी भी पार्टिकल के लिए। अगर जिसका स्पिन 0 है, तो स्पिन 0 है तो s को 0 कर देंगे हम लोग, तो 0 स्पिन वाले पार्टिकल के लिए यही कंडीशन आ जाएगा, सेम फार्मूला बना रहेगा। तो जिसमें स्पिन नहीं होगा उसमें इतना यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो 2 स्टेट बढ़ जाएगा इसमें। अगर कोई भी पार्टिकल है तो ये जनरल फार्मूला होगा। तो स्पिन अगर 0 कर दिया जाए तो उस कंडीशन में आपका जो फार्मूला है, सिंगल पार्टिकल सिंगल स्टेट में ही रह सकता है, स्पिन नहीं कर सकता है, यानी स्टेट चेंज नहीं करेगा अपना, तो उस दौरान यही फार्मूला बनेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स
या टोटल नंबर ऑफ फेज सेल्स इन ए पार्टिकुलर एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस डी ई में मिलेगा। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो, ये आपका कभी कभी यूज करने के लिए आएगा, लेकिन ये आगे के क्लास में जैसे एमएससी पढ़ते हैं आप, उसमें ये यूज होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका आप कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्पिन लेस पार्टिकल है तो एस 0 हो जाएगा, तो यही फार्मूला बना रहेगा। तो इतना। अब ये होगा, दिस इज कॉल्ड जनरल फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ सेल्स आर microstates are quantized states। देखिए, क्वांटम नंबर की स्टार्टिंग इसी के कारण होती है, इस स्पिन अप डाउन होगा। तो क्वांटाइज्ड स्टेट भी इसी से मिलता है कि डिस्क्रीट स्टेट एक स्टेट में है, अपर स्टेट में जा रहा है या लोअर स्टेट में जाएगा, तो एक स्पिन डाउन होगा, एक स्पिन अप होगा। इसी को एस इक्वल टू लेते हैं प्लस माइनस हाफ। तो ये टर्म्स सब यूज होते हैं, तो जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी जनरल फार्मूला ये यूज होगा। किसी भी फेज स्पेस का डिवीजन करते हैं किस में, माइक्रो स्टेट या फेज सेल्स में, तो इसे निकाला जाएगा। अब देखिए, अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द मोमेंटम in the momentum range p and p plus dp। अभी जो हम लोगों का टॉपिक था एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस dp, अगर हमको इसको मोमेंटम रेंज में लेना है p एंड p प्लस dp, तो क्या करेंगे, इसी को मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट किए थे, अब एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मोमेंटम में, तो मिल जाएगा फार्मूला आपका कितना होगा। तो देखिए, इसमें हम लोगों को मिला है फॉर एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस डी ई, नंबर ऑफ फेज सेल्स विल बी, सिंपली ये फार्मूला लिया जाएगा जब तक किसी पार्टिकल का नाम नहीं रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, जो भी, तब तक इस फार्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे। जनरल फार्मूला यही मिला है, इसी का यूज करेंगे। तो इसको मान लेंगे इस हेडिंग में इक्वेशन 1, ये फार्मूला मिला है हम लोगों को। अब देखिए, बाकी को हम लोग यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको कॉल करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए एक दो जगह यूज होगा, तो वहाँ पर इसको रिकॉल किया जाएगा। लेकिन अभी जनरल फार्मूला हम लोग लेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए, वो इसी फार्मूला को लेंगे। तो ये टर्म होगा, अब देखिए इतना होगा, नाउ रिलेशन बिटवीन
E and P इज, तो एक फार्मूला होता है E = P²/2m, तो P² होगा 2me, यहाँ से P हो जाएगा, या P हो जाएगा 2me का पावर 1/2, तो यहाँ से E 1/2 का मान मिल जाएगा P/2m का पावर 1/2, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए, नंबर ऑफ फेज सेल्स मोमेंटम रेंज में इसी को हम लोग यूज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसी से इम्प्रूव करके फार्मूला बना लेते हैं कितना होगा। तो इसको मान लीजिए ये आपका है, यही टर्म है, इक्वेशन फर्स्ट आया है तो सेकंड ले लीजिए, ये थर्ड ले लीजिए। फ्रॉम 2 को हम लोग लिख सकते हैं DE/dP = 2P/2m, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, P/m। अब यहाँ से DE = P/m × TP, इक्वेशन 4। अब देखिए, जहाँ पर ये इक्वेशन है DE, उसके स्थान पर हम लोग लेते हैं, इसको रख देंगे, P के टर्म में बन जाएगा फंक्शन। जहाँ E आया है 1/2, इसको P के टर्म में चेंज कर देंगे, बाकी ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और अब ये जो फंक्शन है एनर्जी का, ये फंक्शन हो जाएगा मोमेंटम का। तो देखिए यहाँ पर है, यूजिंग these properties in equation 1 as, देखिए जो GE था DE, यह फंक्शन होगा P और DP, रेंज आएगा। सो GP DP = 2πV 2m/h² 3/2। E किसके स्थान पर होगा, P/2m का पावर 1/2, और DE की वैल्यू है P/m और DP, इतना लिख सकते हैं। इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ओल्ड एक्सिस का इक्वेशन न्यू एक्सिस में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसी तरह से एनर्जी के टर्म को मोमेंटम में या मोमेंटम के टर्म को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इतना लिख सकते हैं। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, जिस विधि को आप जानते हैं उस विधि से कर सकते हैं। तो ये हो गया 2πV, और इसका मान हो गया, इसको हम लोग लिख देंगे HQ, और ये हो जाएगा 2m का पावर 3/2, इतना हो गया। और ये होगा P², ये भी हो जाएगा 2√2 लिख देंगे, और m का पावर लिख देंगे 3/2, ये m है और ये 2m, तो इतना हो जाएगा DP। अब आप इसको जैसे भी सिंप्लीफाई करें कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगा, इसमें से m वाला टर्म तो m से कैंसिल हो जाएगा, और ये √2 से कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर कितना, πV/HQ, और इसमें जो m वाला टर्म है ये
कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा 2 का पावर 3/2 p² dp। तो ये आपका टर्म बच रहा है। अब इसको आप लिख सकते हैं, जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। ये √2 यहाँ पर बचा है अभी। तो ये हो गया √2 × 2 और p² dp अपॉन h³। तो इसकी वैल्यू हो गया 4 पाई है, इसमें पाई भी। तो ये हो गया 4πv p² dp अपॉन h³। तो जो मोमेंटम रेंज होगा यहाँ पर GE dp, इसकी वैल्यू आ जाएगा 4πv अपॉन h³ p² dp। ये है ये। तो ये आपका हो जाएगा मोमेंटम रेंज का फार्मूला कितना होगा। तो ये मीनिंग है इसका, दिस इज द नंबर ऑफ सेल्स इन द मोमेंटम रेंज P एंड P+dp। उस रेंज में ये नंबर ऑफ सेल को बताएगा कि कितना होगा। तो इसमें आप इसी फार्मूला का जनरलाइजेशन करेंगे। इसी को एक फार्मूला के रूप में हम लोग स्टैंडर्ड मान करके और कोई भी काम करेंगे, और इसी में जहाँ जैसे चेंजिंग करना होगा उस रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन हम लोग लेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर हमको फ्रीक्वेंसी का टर्म बनाना है तो ई को हम लोग लेंगे h², फ्रीक्वेंसी आ जाएगा ये। अगर वेलोसिटी का फंक्शन बनाना है तो E लेंगे 12mv², भी निकालेंगे, इसके टर्म में सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी का फंक्शन बनेगा। अगर वेवलेंथ लेना चाहते हैं तो h है ये, तो ये होगा hc/λ, तो आने लगेगा। तो इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया है। हम ये बात नहीं कह रहे हैं, ये जितने भी बुद्धिजीवी हैं इसको एक स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में लर्न करके और इसी को वैरी कराते हैं। जहाँ जिस रूप में यूज करना होगा, तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। डिजेनरेसी लेना है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी जो होगा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया कि मोमेंटम रेंज में इसी फार्मूला को कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे। तो ये कन्वर्जन का मीनिंग हो गया कि हम लोग इस रूप से एनर्जी को मोमेंटम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ फेज सेल्स किसी पार्टिकुलर रेंज में कितने होंगे, ये सब फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक हम लोग कंसीडर करेंगे। जितने भी फार्मूला जो है इस पर बनते हैं, नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द एनर्जी रेंज 0 to E, 0 to E। तो कोई पार्टिकल है एनर्जी रेंज 0 to E में रह रहा है,
तो उसका हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ फेज सेल्स, कितना स्टेट बनेगा उसके लिए। तो इसका मीनिंग है कि हमारा जो मोमेंटम स्पेस है पी जेड पी एक्स पी वाई, तो ये एक स्पेस को गेन कर रहा है। तो इसका ओरिजिन 0 पर है और ये 0 से कहाँ तक जा रहा है, ई। अभी को पी में हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 to ई रेंज यही है, कहीं भी इस रेंज में जा रहा है। तो इसी को कहा जाता है 0 to ई रेंज में ये वेरिएशन होगा, फेज स्पेस मोमेंटम स्पेस है। तो यहाँ पर देखिए द टोटल वॉल्यूम इन ए particular phase space is expressed as, टोटल वॉल्यूम हमारा है फेज स्पेस में, वो टाउ इक्वल टू वॉल्यूम आया हम लोगों का पोजीशन स्पेस dx dy dz, और मोमेंटम स्पेस ये dp x dpy dpz। तो इसमें हम लोगों का एक पोजीशन स्पेस है, पोजीशन स्पेस, और एक है मोमेंटम स्पेस। तो दोनों का कंक्लूजन है। तो इसको हम लोग लिखते आए हैं, इसको भी लिख देते हैं इतना, और ये होगा dpx dpy dpz, वेयर v इक्वल टू आया है हम लोगों का इंटीग्रल dx dy dz, और इसको कहा जाएगा वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस। यहाँ पर dpx dpy ये हो गया वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम है। अब यहाँ पर जो होगा 4/3 पाई और पी क्यूब, आर के स्थान पर क्या लेंगे हम लोग, पी क्यूब। मोमेंटम स्पेस का रेडियस लिया जाता है, ये जैसे ये है, इसको कितना लिया जाएगा, पी। तो पी रेडियस का गोला है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब पी क्यूब, इतना मिलेगा। अब यहाँ पर है कि P इक्वल टू रेडियस ऑफ मोमेंटम स्फेयर, मोमेंटम स्फेयर, तो मोमेंटम से जो स्फेयर बन रहा है उसका रेडियस होगा P। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे P इक्वल टू सूत्र है 2m का पावर 1/2, इसलिए P क्यूब करेंगे
तो 2m e का पावर 3/2 होगा। सो इंटीग्रल dpx dpy dpz का जो वैल्यू होगा ये 4/3 पाई, अब पी क्यू के स्थान पर 2m का पावर 3/2 इतना हो जाएगा। तो इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया जाएगा यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में ये मान हम लोग रख देते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा, इसकी वैल्यू इस रूप में आ रही है। इससे पहले वाले जो डेरिवेशन में हम लोग लिए थे एनर्जी रेंज था E एंड E प्लस D, ये 0 से E। तो इस स्पेस में पार्टिकल कहीं भी रह सकता है, तो फ्री स्टेट भी कहा जाता है इसको। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा देखिए। मोमेंटम स्फीयर का मतलब है जिसका रेडियस मोमेंटम के बराबर लिया जाए। तो इक्वेशन 1 का स्ट्रक्चर होगा टाउ इक्वल टू v, और इसकी वैल्यू आ रही है 4/3 पाई 2m e का पावर 3/2। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम। दिस इज द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हो गया इतना। अब देखिए टू फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स इन सच वॉल्यूम, to find number of cells in such volume, then it is divided by minimum size of वॉल्यूम। तो मिनिमम साइज ऑफ वॉल्यूम 3 डायमेंशन में कितना आया है h3। तो ये हो जाएगा सो नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग दिखाएंगे इसमें GE। देखिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पहले वाला में हम लोग एक रेंज ले रहे थे, मोमेंटम स्पेस या पोजीशन स्पेस ऐसे था। तो एक E था और E प्लस D था, तो इसका रेंज आया था D। अब इसमें 0 से कहाँ जा रहे हैं E तक। तो अब हमारा जो नंबर ऑफ सेल्स होगा इसी एनर्जी का फंक्शन होगा, और इसी एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी है, पार्टिकल कितना एक्साइटेड है, कितना फास्ट मूविंग ऑर्डर में है। तो अब जो हमारा सेल का फंक्शन होगा वो होगा GE। ये सब ध्यान में रखना है कि कब कौन सा टर्म यूज करेंगे, क्यों करेंगे। तो ये 0 से E तक ही वेरिएशन होगा, इसलिए E होगा। अब देखिए GE का फंक्शन हो गया, और इसका मीनिंग हो गया टोटल वॉल्यूम अपॉन मिनिमम साइज। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन मिनिमम साइज हम लोगों को लेना है। टोटल वॉल्यूम अपॉन मिनिमम साइज। तो टोटल वॉल्यूम टाउ है और मिनिमम साइज है HQ। तो इतना लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू आया है B इंटू 4/3 पाई 2m का पावर 3/2 अपॉन H।
क्यू। तो ये हमारा वैल्यू हो गया इस के इक्वल। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं जी एनर्जी का ही फंक्शन है, तो ये हो गया 4 पाई भी अपान एच क्यू, और ये 2m का पावर 3/2। तो ये इस रेंज में नंबर ऑफ सेल्स होगा, 0 से ई रेंज में नंबर ऑफ सेल्स मिलेगा। अब इसी को हम लोग अगर सॉल्व किए थे उसमें, तो उस तरह सॉल्व करेंगे तो जी ई रेंज आएगा, तो ये मिलेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेज सेल्स है इन द एनर्जी रेंज 0 to E के लिए ये फार्मूला यूज होगा। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ, इसी में क्वेश्चन जोड़ दिया जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द एनर्जी रेंज 0 to E, और फाइंड द नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द एनर्जी रेंज E and E plus DE, या फाइंड द नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द मोमेंटम रेंज P and P plus DP। ऐसे क्वेश्चन हर साल एक बनते हैं। तो उस क्वेश्चन पर जो भी संभावनाएं हैं, जितने तरह से बनाया जा सकता है, उस सभी संभावनाओं को यहाँ पर एक एक कंटेंट के माध्यम से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि कब कौन सा फार्मूला निकाला गया है और कैसे पूछा जाएगा आपके लिए। तो ये सब चीज़ आप केयर करेंगे तो सब डिफर होता जाएगा। किसका मीनिंग क्या है ये एक्सप्लेन किया जा रहा है अभी थियरी के रूप में। एक जनरल फार्मूला निकाला जा रहा है, इसी का जैसे व्यवहार में यूज बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा पार्टिकल है तो डिजेनरेसी ले लेंगे 2s + 1। एस उसके लिए क्या है, स्पिन या पोलराइजेशन स्टेट क्या होगा, तो ये सब चीज़ें आगे मिलेगी। तो यहाँ पर ये फार्मूला आ गया। अब इसी का मीनिंग है दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द रेंज 0 to E। अब इसी तरह से एक टॉपिक और है इसमें, जिसको हम लोग पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल केस में नंबर ऑफ फेज सेल्स कैसे फाइंड होंगे। ये तो जनरल फार्मूला है, किसी में यूज हो रहा है। अब 1 डायमेंशनल फेज स्पेस का डिवीजन फेज सेल में कैसे होगा, तो एक कंटेंट हम लोग लेंगे डिवीजन ऑफ 1 डायमेंशनल फेज स्पेस इनटू फेज सेल्स, या कह देंगे नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द 1 डायमेंशनल फेज स्पेस कितना होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, कैसे काउंट होगा, तो ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अब उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, टाइम अब थोड़ा ओवर हो रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस किए कि फेज स्पेस का डिवीजन प्रोसेस क्या है, कैसे फेज स्पेस को हम लोग डिवाइड करते हैं फेज सेल्स में। इसका मीनिंग ये है कि किसी बड़े सिस्टम को छोटे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उस छोटे सिस्टम में किसी स्पेसिमेन, सैंपल, डाटा, ग्रुप या पार्टिकल्स को कैसे अरेंज करेंगे, कितना प्रोबेबल स्टेट मिलेगा, तो इसी के लिए डिवाइडेशन हो रहा है। अब जहाँ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उस कंटिन्यूअस फंक्शन को डिस्क्रीट फंक्शन में बदलने के लिए डिवीजन किया जाता है, और वही डिवीजन प्रोसेस इस समय हो रहा है किसका, फेज स्पेस। जो एक पार्टिकुलर रीजन है एक्वायर बाय मूविंग पार्टिकल यानी डायनेमिकल पार्टिकल का सिस्टम है, पोजीशन और मोमेंटम चेंज होगा तो उसका एक्वायर एरिया या रीजन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो किस पार्टिकुलर रेंज में है तो कितना सेल या कितना स्टेट या कितना प्रोबेबिलिटी स्टेट उसका बन सकता है, कहाँ कहाँ वो रह सकता है एट एनी इंस्टेंट, किस पार्टिकुलर लोकेशन पर वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसको डिटरमाइन करने के लिए ही
माइक्रो स्टेट का नॉलेज ज़रूरी होता है। और माइक्रो स्टेट फेज स्पेस के लिए एक पार्ट है, तो उस पार्ट को कैसे लिया जाएगा, फार्मूला के द्वारा कैसे फाइंड किया जाएगा, किसको हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला मानेंगे, उसका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, ये सब टर्म हम लोग इसमें सीख रहे हैं। किस माध्यम से? तो डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू सेल्स, ये नंबर ऑफ फेज सेल्स इन ए पार्टिकुलर एनर्जी रेंज, मोमेंटम रेंज के रूप में फाइंड किया जा रहा है। क्योंकि आपका जो सिस्टम है ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, स्टैंडर्ड फार्म में इसी को बनाया जा रहा है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम कोई भी हो, तो आप पहले पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपका एनर्जी और मोमेंटम पूरा सिस्टम के लिए कंजर्व रहेगा, उसी का डिवाइडेशन करना है कि कहाँ कितनी एनर्जी पॉसिबल होगी, प्रोबेबल होगी। तो इसी के लिए डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू सेल्स। तो ये फार्मूला आइदर इन द टर्म ऑफ एनर्जी और इन द टर्म ऑफ मोमेंटम हम लोग डिराइव करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास फंडामेंटल लॉ है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और टोटल सिस्टम की कभी भी टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी कंजर्व ही रहेगी, उसी को डिवाइड करना है। तो जब एक फिक्स मान हो गया तो आप उसी को डिवाइड करते हैं। वेरिएबल टर्म के रूप में हम लोग इसको जल्दी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बनाते हैं। हाँ, अगर ये कह दिया जाए कि वेलोसिटी रेंज क्या होगा, वेलोसिटी रेंज में निकालिए, तो मोमेंटम को m इंटू वी करेंगे मोमेंटम स्पेस से, या एनर्जी है तो हाफ mv स्क्वायर करेंगे, तो उसे वेलोसिटी का पोर्शन आ जाएगा। तो जहाँ जैसा होगा उस रूप में इसको कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व करते हैं और अपने सिस्टम को समझते हैं, और सिस्टम का साइंटिफिक नॉलेज क्या है, किस लिए ये बना है, ये सारी चीज़ें जब कोई एग्जाम्पल लेते हैं आप किसी पार्टिकल को साइंस में, तो ये दिखाई देने लगता है कि हाँ इसलिए बनाया गया, इसलिए यूज होगा। तो ये सब टर्म अब आएंगे, एक दो डेरिवेशंस और हैं, उसके बाद से सब स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन सब आने लगेगा, तो उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे टर्म कैसे आ रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल फेज स्पेस का, फेज सेल्स कितना होगा, कैसे काउंट होगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।